एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 23 अगस्त 2024 का पार्ट 2। यहाँ हमने 25 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 26। मेज द कॉलम आपको गिवन है, एल्गोरिथम और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी FCFS की, तो जहां पर क्या होता है कि प्रोसेस किस टाइप से एग्जीक्यूट होती है, जैसे वो अराइव हुई है, यानी कि जो पहले आएगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की बात करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो वॉच द वेटिंग टाइम, अराइवल टाइम, है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नेक्स्ट बस टाइम को देखते हैं, जिसका बस टाइम सबसे छोटा होगा हम उसको यूज करेंगे। ठीक है। और ये इसका एम क्या होता है, ये हमें एवरेज वेटिंग टाइम सबसे कम देती है। ठीक है। राउंड रॉबिन की बात करते हैं, तो राउंड रॉबिन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जब हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था, तो इसमें एक प्रॉब्लम थी कि भाई हम जो प्रायोरिटी, जो बड़ी जॉब है, जो छोटी जॉब है, उनको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ रहा था जस्ट बिकॉज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो दैट्स वाई कि राउंड रॉबिन आई, हर जॉब को, हर एक प्रोसेस को एक लिमिटेड टाइम स्लाइस गिवन होता है ना। यहाँ पर फिक्स्ड टाइम स्लाइस दिया होता है और एग्जीक्यूट करने के लिए, और फिर अगर वो टाइम स्लाइस के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट प्रोसेस को टाइम स्लाइस एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है। सो दिस इज द राउंड रॉबिन फैलेसी। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग नाम में ही इसकी प्रायोरिटी है, जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसको हम फर्स्टली एग्जीक्यूट करेंगे, और यहाँ पर प्रायोरिटी आपको ऑलरेडी गिवन होगी क्वेश्चन में, और राउंड रॉबिन में हमको टाइम स्लाइस गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ पर आपको एक होस्ट दे रखा है A और ये होस्ट दे रखा है B। ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन, है ना, ऑफ गेट PYQ। आप देख सकते हैं मेरे रिपीटेड गेट क्वेश्चन वाली सीरीज में। तो होस्ट A और होस्ट B, ठीक है, आपको बताना है कि नो एरर अकर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन D, मतलब रीचेस व्हेन D रीचेस B, है ना। D से B में आप पहुंच गए, मतलब डी मतलब डेटाग्राम यहाँ पर है आपका एक, जैसे कि मान लो मैं आपको बताती हूँ, लाइक ए है ना, और यहाँ पे बी है, हमारा डेटाग्राम ये डी। ठीक है। डी एक डेटाग्राम है जो हम ए से बी तक सेंड कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम TCP IPv4 नेटवर्क यूज कर रहे हैं और यहाँ पे कोई भी एरर नहीं अकर हुई है। तो आपको बताना है कि हेडर फील्ड में डिफर फ्रॉम दैट ओरिजिनल डेटाग्राम, है ना, कितनी हेडर फील्ड डिफर होगी। तो देखो TTL, चेकसम और फ्रेगमेंटेशन, ये दोनों, ये तीनों ही डिफर होगी, और बाकी सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो TTL मतलब टाइम टू लीव, जो चेंज होती रहती है, चेकसम, ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन। और जो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी होती है वो अनचेंज्ड होती है ना। आप जानते हैं सोर्स आईपी यानी कि सोर्स का आईपी एड्रेस जो होता है वो फिक्स्ड होता है, और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस भी अनचेंज्ड होता है। बाकी आप जानते हैं कि फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट जो है वो चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर देखो TTL यानी टाइम टू लीव, है ना, इट विल बी चेंजेस इंडिपेंडेंटली, और यहाँ पर चेकसम डेफिनेटली चेंजेस होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि TTL को मैंने बताया था कि कोई लूप में ना फंस जाए, इसीलिए हम TTL का यूज करते। चेकसम वो हमारी कोई एरर ना आ जाए, इसलिए हम उसको यूज करते। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट हमें बताता है, ये हमेशा चेंज होता रहता है, फील्ड को डिफाइन करता है। और सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरेंजमेंट वाला 20th क्वेश्चन। तो अरेंज स्टेप आपको बतानी, नेपसेप प्रॉब्लम यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो सबसे फर्स्टली आप जानते हैं कि आप क्या करोगे, बेस क्लास को डिफाइन करोगे विद कैपेसिटी ऑफ 0 और नो डेटा आइटम्स इज लेफ्ट कंसीडर। आप पहले क्या करोगे, आपकी बेस केस को डिफाइन करोगे, है ना। नेक्स्ट आपकी स्टेप क्या हो जाएगी, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी कौन सी प्रॉब्लम्स होगी और उनकी डिपेंडेंसीज को बेस्ड ऑन देयर आइटम्स वेट और वैल्यूज। आप उनकी वेट और वैल्यूज के ऊपर डिफाइन करोगे कि कैसे आपको प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना है। ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हो इनिशियलाइज करोगे उसको, आपकी जो सब प्रॉब्लम्स के रिजल्ट है उसको आप टेबल में इनिशियलाइज करोगे। ठीक है। तो ये प्रोसेस बाय प्रोसेस चलती आ रही है। फिर नाउ इटरेट थ्रू, क्योंकि ये चीज ना अब इटरेशन होगा यहाँ पे, ठीक है, एक के बाद एक। तो आप बोल सकते हो कि ईच आइटम एंड ईच पॉसिबल कैपेसिटी फिल्ड इनटू द टेबल, हमने कर दिया। अब लास्ट में आप क्या करोगे, कंप्यूट करोगे मैक्सिमम वैल्यू को दैट कैन बी ऑब्टेन यूजिंग द ith आइटम ऑफ यूजिंग नैपसेप कैपेसिटी ऑफ 0। ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास देखो, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर हम देखें, तो यहाँ पर अगर इसने शॉर्ट में नहीं बताया, पर अगर हम डायरेक्टली देख लेते हैं यहाँ पे कि डिफाइन द बेस क्लास, आपने बेस क्लास को डिफाइन किया विथ 0
कैपेसिटी, ठीक है। सेकेंड आपने क्या करा, सब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे उसके वेट और वैल्यूज के अकॉर्डिंग। थर्ड आप उसको इनिशियलाइज कर देंगे टेबल में, जो आपको सब प्रॉब्लम से जो रिजल्ट आएगा ना उसको आप काय में इनिशियलाइज करेंगे, टेबल्स में, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको इटरेशन होगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम टेबल में बार बार हमारी वैल्यूज पुटअप करेंगे, है ना, तो जितनी भी इटरेशन होगी हर आइटम्स के लिए पॉसिबल होंगी, तो हम उसको टेबल में फिल करेंगे, ठीक है। ना लास्टली हम सबसे लास्ट में क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू को, जो हमको आइटम ith आइटम से यूज होगी, ठीक है। तो नैपसैक कैपेसिटी 0 से स्टार्ट होगी और एंड तक मैक्सिमम से कंप्यूट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 29। कंसीडर 3 वेज हैंडशेकिंग प्रोसेस आपको गिवन है, जहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, टीसीपी कनेक्शन, जहां पे एस्टैब्लिशमेंट है टू होस्ट ए एंड बी, ठीक है। लेट एस और आर टू रैंडम 32 बिट्स स्टार्टिंग सीक्वेंस नंबर्स है ना, तो एस क्या है यहाँ पे और आर क्या है आपको समझ में आ गया। एस यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस नंबर है रिस्पेक्टिवली, ए के लिए एस काम करेगा सीक्वेंस नंबर में और बी के लिए कौन काम करेगा, आर। क्लियर है। अब देखो सपोज ए सेंड कर रहा है टीसीपी सेगमेंट को हैविंग साइन बिट 1, तो हम जब ए से लेके बी तक सेंड कर रहे हैं तो हमारे पास सारी चीजें जो डिफाइन की जा रही है वो ये है। तो साइन बिट 1 है, सीक्वेंस नंबर एस है, एक्नॉलेजमेंट भी 0 है। लेकिन अब हमें क्या बताना है कि, और बी ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, तो अब हमें बताना है कि जब भी आप ये कनेक्शन स्टैब्लिश करोगे तो बी, जब बी से ए सेंड करेगा रिटर्न में, तो वो उसका ये सारी चीजों से क्या कनेक्शन होगा, मतलब वो क्या वैल्यूज इनको देगा। तो देखो मैं आपको सबसे पहले समझाती हूँ कि अगर हमने ये वाली सारी कंडीशन हमारे लिए ए से बी के लिए थी, ठीक है। अब हम किसके लिए बात कर रहे हैं, बी से ए के लिए। तो देखो मैं आपको अगेन समझा रही हूँ या फिर हम डायरेक्टली इसका अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं, लाइक ए और हम इसको लिखते हैं बी, ठीक है। तो और बी से ये भेज रहा है ए, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास सबसे पहले जब हम ए से बी के लिए सेंड कर रहे थे तो साइन बिट कितनी थी, 1। तो यहाँ पर भी साइन बिट कितनी रहेगी, 1 डेफिनेटली, है ना, क्योंकि साइन बिट चेंज नहीं होती है। अब सीक्वेंस नंबर की बात करते तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि देखो एस के लिए ए काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एस के लिए कौन काम कर रहा है, ए के लिए एस काम कर रहा है और बी के लिए आर कर रहा है, ठीक है। तो जब हम ए से बी पे सेंड कर रहे थे तो हमने सीक्वेंस नंबर एस यूज किया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई डोंट थिंक, है ना। एस आप क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि आपने ए से बी के लिए सेंड किया। लेकिन जब हम बी से ए के लिए सेंड कर रहे हैं तो आपका डेफिनेटली ये चेंज होगा, ये चेंज होके क्या होगा, आर। क्यों, क्योंकि हमको आर के लिए ऑलरेडी गिवन है ना, तो आपका आर हो गया। क्लियर है। एक्नॉलेजमेंट बिट 0 थी, क्योंकि जब हम सेंडर से रिसीवर को कुछ सेंड करते हैं तो स्टार्टिंग में एक्नॉलेजमेंट 0 होती है, क्योंकि वो रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट एक्सेप्ट करेगा ना। तो अब जब वो बी से बी उसको ए को भेजेगा तो एक्नॉलेजमेंट बिट कितनी होगी, 1। क्यों, क्योंकि हमने एक एक्नॉलेजमेंट गिवन दी है, तो बी से ए के लिए उसको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल एक्नॉलेजमेंट नंबर कैसे हो जाएगा, तो देखो एस, क्योंकि इस ये हमें मिल गई है तो हमने ये लिख दिया। क्लियर है। प्लस आपने +1, क्योंकि हम एक और ऐड कर रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट की बिट को ऐड कर रहे हैं, है ना, और फिन बिट 0 रहेगी हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल एंड डेफिनेशंस के बारे में। तो आपको कोहेजन, कपलिंग, एब्स्ट्रैक्शंस एंड ये सारी चीजें दे रखी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। डायरेक्टली मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझा देती हूँ, बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले कोहेजन की बात करते हैं, तो कोहेजन रेफर करता है द डिग्री ऑफ एलिमेंट्स मॉड्यूल्स बिलोंग्स टुगेदर, ठीक है। कोहेजन मैंने आपको समझाया था कि उनकी अंडरस्टैंडिंग, इट्स लाइक 2 कपल्स है हमारे पास, है ना। मान लो कि हमारे पास 2 कपल हैं और कपल्स की बात करते हैं तो आपकी अगर उनकी मैच्योरिटी और उनका कम्युनिकेशन जो होता है अगर वो अच्छा रहता है तो उसको हम कोहेजन कह सकते हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि किसी में भी कोहेजन सबसे ज्यादा हो, अंडरस्टैंडिंग होना ज्यादा बेहतर है ना, बेटर देन के कपलिंग। तो कपलिंग जितनी कम होगी उतना अच्छा, लेकिन कोहेजन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सो इट कुड बी इंश्योर दैट फोकस्ड, रोबस्ट एंड इजियर टू मेंटेन, ठीक है। कपलिंग क्या होती है, इट रेफर द डिग्री ऑफ वन मॉड्यूल रिलाइज विद अदर, मतलब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड है, वी कैन से दैट कि वो डिपेंड है, उसके साथ है। तो ये सारी चीजें हम कपलिंग के लिए करते हैं, ठीक है। कपलिंग मतलब डिपेंडेंसी एक दूसरे पे हो पर इतनी भी ना हो कि उनको प्रॉब्लम्स आए। तो दैट्स वाई कि यहाँ पे हम कपलिंग और कोहेजन को एक सिंपल से रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, ठीक है। लोअर कपलिंग हमें चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, और हर एक मॉड्यूल अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो मैंने एक अच्छा सा एग्जांपल लिया है मैरिड लाइफ का, तो आप उसको याद रखें।
अब मैं बात करती हूँ एब्स्ट्रैक्शंस की। तो एब्स्ट्रैक्शंस क्या बोलता है? एब्स्ट्रैक्शन ये बोलता है कि जितनी जरूरत हो उतनी चीज दिखाओ, अदरवाइज सारी चीजें हाइड रखो। एज ए आवर लाइफ हमको भी एब्स्ट्रैक्शन का रूल फॉलो करना चाहिए कि आपको जितनी नीड हो आप उतनी चीजें बताओ, बाकी सब चीजें हाइड रखो, है ना। तो हमारे जो इंटरफेस होता है लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो वो चीजें हमें बताते कि लाइक जो आपको जरूरत है, बाकी उनकी कोडिंग वगैरह सब हाइड रखते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस, है ना। क्योंकि अब ये क्या करता है, ये हेल्प करता है रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए। क्योंकि आपको अगर सारी चीजें दिखाने लग जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। नाउ मॉड्यूलरिटी की बात करते हैं, तो मॉड्यूलरिटी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मुझे बहुत पर्सनली मेरा फेवरेट है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम कोई चीजों को, जैसे मॉड्यूलरिटी लाइक एक बड़ा प्रॉब्लम है ना बहुत तो हम उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ देते हैं, लाइक सब प्रॉब्लम्स। तो आप उसको इंडिपेंडेंटली हैंडल कर पाओगे। लाइक किसी के घर में शादी है और अगर आपने छोटे छोटे फंक्शंस रखे हैं, तो आप सभी फंक्शंस को सभी काम अलग अलग पर्सन को बांट दोगे, तो आपका हेडेक कम हो जाएगा। तो दैट द कॉन्सेप्ट बिलोंग्स टू मॉड्यूलरिटी, कि आप क्या करोगे, इसमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे सॉफ्टवेयर को डिस्टिंक्ट मॉड्यूल्स में, जहां इंडिपेंडेंटली हम उसको टेस्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, हम इसके अंदर हमको ये हेल्प करता है कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने में और रीयूजेबिलिटी को एनहेंस करने में। कि जैसे कि मान लो कि मैंने ना 2-3 मॉड्यूल्स बना दिए, ठीक है। तो मेरे को अगर अगले ये एक सॉफ्टवेयर में तीनों यूज हुए, लेकिन नेक्स्ट सॉफ्टवेयर में मुझे 2 की जरूरत नहीं है, तो मुझे ये वाला मॉड्यूल में रीयूज कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पर हो गया। लेकिन अगर मान लो कि मुझे किसी और सॉफ्टवेयर में इसकी जरूरत है, तो मैं इसी फिक्स मॉड्यूल को यूज कर सकती हूँ। लेकिन अगर हम इन तीनों को एक मॉड्यूल में बनाते हैं ना, तो फिर ये तीनों ही वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। आप इसको डायरेक्टली भी देख सकते हैं, मैं आपको इसको डायरेक्टली भी एक बार बता देती हूँ। देखो कोहेजन क्या करता है, द डिग्री विच बिलोंग्स टूगेदर, है ना, एक साथ होना कोहेजन कहलाता है ना। यहाँ पे आप कपल्स वाले रिलेशन से याद रखें। कपलिंग क्या कहती है कि डिग्री मॉड्यूल्स रिलाइज, मतलब रिलाइज करता है अनदर मॉड्यूल पे, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड रहता है। थर्ड एब्स्ट्रैक्शन, मैंने बताया कि जितनी जरूरत हो उतनी चीजें बताओ, बाकी सब छुपा दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स रिलायबिलिटी। और मॉड्यूलरिटी क्या करता है, डिवाइडिंग करता है सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगेन सी प्लस प्लस का क्वेश्चन है। कितने सारे क्वेश्चन आ गए इसके अंदर सी प्लस प्लस के। हैश इंक्लूड is.h stu.h, मेन फंक्शन आपको गिवन है यहाँ पे, और आपको कुछ कंडीशंस दे रखी है। तो समझते हैं क्या है ये। आपको आउटपुट बताना है। तो सबसे पहले अगर आप जब इसको सॉल्व करोगे, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, मैं आपको इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारे पास इटरेशन होंगी बहुत सारी, लाइक देखो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फोर लूप है, और फोर लूप जब तक चलेगा तब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता अगली कंडीशंस के लिए। तो देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, हमारे पास एक्सप्रेशन है ये, है ना, बी प्लस स्टार वाई माइनस ए स्टार वाई माइनस ए सिंप्लीफाई 0 एवरी इटरेशन, ठीक है। ए हमने 0 लिया, तो 0 प्लस वाई माइनस ए माइनस वाई माइनस ए बिकम्स, हमको 0 पुट करेंगे हम, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 0, ठीक है। जब आप 1 पुट करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर 1, ठीक है। 2 पुट कर रहे हो तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है 3, 3 पुट कर रहे हो तो आपको वैल्यू मिल रही है 6, 4 पुट कर रहे हो तो वैल्यू कितनी मिल रही है 10, ठीक है। तो आउटपुट कितना मिल जाएगा हमें आफ्टर, क्योंकि हमको बी 4 तक ही पुट करना था, क्योंकि यहाँ पे लिखा है देखना लेस देन ए कितने तक पुट करना था हमें, लेस देन 5, ठीक है। तो जैसे ही आप 5 से लेस देन क्या होता है 4 ही तो होता है ना। तो आप 0 से पुट करना चालू करोगे तो कहाँ तक पुट करोगे 4 तक, और जैसे ही आप 4 तक पुट करोगे तो आपकी जो कंडीशन आएगी, तो आपकी जो वैल्यू आएगी बी की वो क्या आ जाएगी 10। सो दैट्स वाई कि बी क्या हमें प्रिंट करके देगा 10। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, बस आपको वैल्यू पुट करनी थी सिंपली, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपको गिवन है, आपको बताना है ट्रू अबाउट द प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, इट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एंड नॉट यूजर एप्लीकेशन। डेफिनेटली प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस कर्नल के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं, ना कि यूजर एप्लीकेशन के द्वारा। दिस इज फैक्ट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ बी की बात करती हूँ, इट इज डिजाइन परफॉर्म ऑपरेशन दैट कैन बी डायरेक्टली अफेक्ट द हार्डवेयर। क्योंकि देखो कर्नल किससे रिलेटेड होता है, हार्डवेयर से, तो ये डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेगा, हार्डवेयर को या फिर सिस्टम को, ठीक है। तो इजीली हम इसको कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन डायरेक्टली परफॉर्म करता है हार्डवेयर के थ्रू, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन सा इसके लिए ट्रू नहीं है। यूजर एप्लीकेशन कैन एग्जीक्यूट प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस इफ एनी करेक्ट परमिशन सेट बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दिस इज रॉन्ग,
क्योंकि आप जानते हैं कि यूजर एप्लीकेशन का तो रोल ही नहीं होता। अगर यहाँ पे कर्नल लिखा होता, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। ठीक है, डी स्टेटमेंट देखते हैं। इट यूजुअली एग्जीक्यूटेड इन यूजर मोड एंश्योर दैट सेफ्टी। बिल्कुल नहीं, यूजर मोड का तो काम ही नहीं है, तो अगेन गलत। तो आपको अगर प्रिविलेज को याद रखना है तो आपको सिर्फ याद रखना है इट इज हैंडल और इट इज एग्जीक्यूटेड बाय कर्नल, सिंपल। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकली एक्टिविटीज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस लाइफ साइकिल। एसडीएलसी के बारे में पूछा है। सबसे पहली प्रोसेस है एसडीएलसी की, रिक्वायरमेंट एनालाइज करना। ठीक है, सेकेंड आपको डिजाइनिंग करना, और थर्ड आपकी आ जाएगी डिप्लॉय करना। ठीक है, कोड रिफैक्टरिंग करना इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस लाइफ साइकिल। क्यों? क्योंकि टिपिकल एक्टिविटीज का पूछा है, तो ये जो दोनों एक्टिविटीज है ना, ये सभी में नहीं होती, किसी किसी में होती है। ठीक है, तो इसलिए देख लेते हैं इसका थोड़ा सॉल्यूशन आते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिजाइन करना, डिप्लॉय करना सब में आता है। कोड फैक्टरिंग इज इंपॉर्टेंट पार्ट, जब हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, इंप्रूव करते हैं सॉफ्टवेयर को, लास्ट वाली प्रोसेस होती है उसमें। ठीक है, सो हम इसको प्राइमरी एक्टिविटी में कंसिडर नहीं कर सकते। क्लियर है? और सब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इट इज नॉट अ रिकॉग्नाइज एनी एक्टिविटीज ऑफ, है ना, हमने कभी नहीं पढ़ा इस बारे में। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है, और आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन गिवन है, तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पे एक बैग कंटेन 6 व्हाइट बॉल एंड 4 रेड बॉल्स। टू बॉल्स हम ड्रॉ करेंगे रैंडमली, और हमको बताना है कि व्हाट द चांस दे विल बी सेम कलर। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल नंबर्स ऑफ वेज निकाल लेते हैं, 2 बॉल्स और आउट ऑफ 10 बॉल्स। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 45 आंसर आएगा। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ वेज 2 बॉल्स व्हाइट बॉल्स के, क्योंकि हम देखो 2 बॉल निकाल रहे हैं, तो मे भी पॉसिबल कि दोनों ही व्हाइट आ जाए या दोनों ही रेड आ जाए। ठीक है, तो दोनों ही व्हाइट आएगी, तो हम 6 यानी टोटल नंबर कितना है 6, उसमें से हमने 2 निकाली, तो कितना हो गया 15। ठीक है, और नेक्स्ट आपने 4 यानी कि रेड बॉल कितनी है 4 में से 2 निकाली, तो कितना है 6। ठीक है, सो दिस इज अबाउट। अब इसके बाद हमको क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 बॉल्स की, तो 15। अब देखो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, 15 और 6 दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। डिवाइड बाय हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, है ना, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 15 6 कितना हो गया 21, और 45 डिवाइड बाय। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 7/15 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके आगे। तो देखो 8th की बात कर, बी की बात करते हैं। इन द 52 कार्ड्स आपको दे रखे हैं, एक कार्ड आप उसमें से ड्रॉ कर रहे हो, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी की, या तो वो किंग हो या फिर वो क्वीन हो। ठीक है, तो 4 किंग 4 क्वींस होते हैं 52 कार्ड्स में। आप जानते हैं फेवरेबल आउटकम कितना आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 8, है ना, मतलब मैक्स टू मैक्स टोटल, क्योंकि 8 से ज्यादा तो आएगा नहीं कभी, है ना। और आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने थे 52, तो 8 डिवाइड बाय 52, तो कितना आ जाएगा 2/13। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। थर्ड वाला, तो यहाँ पर एक बैग कंटेंट्स, एक सेकेंड, ठीक है, तो a bag contains 6 red, 4 white, 8 blue balls. 3 balls are drawn at random. Find the probability of 1 red and 2 balls, 2 white balls. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ, अगेन आप इसमें से कॉम्बिनेशंस करोगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएगी 816। ठीक है, क्योंकि आप टोटल बॉल्स कितनी है 10 और 8 18। ठीक है, टोटल बॉल्स 18 हो गई, 18, और उसमें से हम कितनी बॉल निकाल रहे हैं, देखो 1 और 2। ठीक है, 3 बॉल निकाल रहे हैं। नो मैटर कि अभी हम कलर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कितनी बॉल्स हैं और कितनी हम निकाल रहे हैं। तो हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, और आप ये एट 16 निकालोगे। उसके बाद हम देखेंगे कि नंबर ऑफ बॉल्स इन 1 रेड बॉल, क्योंकि आपको 1 रेड बॉल चाहिए, टोटल रेड बॉल 6 है, तो 6 में से हम 1 निकालेंगे, तो कितना आएगा 6। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ वेज 2 वाइट बॉल, तो वाइट बॉल टोटल कितनी है 4 है, 4 में से 2 निकालेंगे तो 4 और 2, तो कितना हो गया 6। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो प्रोबेबिलिटी में आप क्या करोगे, देखो 6 और 6 है ना, तो मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 8/16। ठीक है, क्योंकि देखो फर्क क्या है कि आप एंड यानी एक साथ निकाल रहे हो। ठीक है, एंड इसीलिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8/16, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 3/68। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं आपको एक डाउट और क्लियर कर देती हूँ कि जब यहाँ पर इसने ऊपर फर्स्ट वाले में पूछा था, तो यहाँ पे उसने बोला था कि सेम कलर हम एक साथ निकाल रहे हैं ना,
2 बॉल्स आर ड्रॉन रेंडमली वन, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस किया था। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, एक रेड आनी चाहिए और 2 व्हाइट, तो जब दोनों अलग अलग कलर की हैं तो इसीलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए बेग कंटेन 6 रेड और 4 व्हाइट और 8 बॉल्स, अगेन सेम चीज दे रखी है। अब इस बार हम 3 बॉल्स आर रेंडमली ड्रॉन निकाल रहे हैं और यहाँ पर 2 ब्लू आनी चाहिए और 1 रेड। तो आपने ऑलरेडी ये तो निकाल लिया है, 816 सेम आएगा क्योंकि यहाँ अगेन हम 3 बॉल्स निकाल रहे हैं। अब नंबर ऑफ वेज चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि 2 बॉल्स निकालनी है तो 8 में से 2 निकालेंगे, तो 8 और 2 तो 28। और अगेन क्या बोला, रेड, तो रेड कितनी है यहाँ पे हमारे पास 6 है, तो 6 में से हम कितनी बॉल निकाल रहे हैं, रेड 1, तो 6। अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई अगेन होगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही अलग अलग कलर की बॉल्स हैं। तो 28 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 816, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 14/16। क्लियर है। तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, सिलेक्ट द सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट आर स्टेबल। तो आपको बताना है कि कौन सी जो एल्गोरिथम है वो स्टेबल है। तो मैं आपको सबसे अच्छी ट्रिक बताती हूँ इसके लिए। तो देखो, एसबीआई, आपका एसबीआई को याद रखना कि एसबीआई में जॉब लगने के बाद आप स्टेबल हो जाओगे, ठीक है। जिसकी एसबीआई में जॉब लगती है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि एस मतलब क्या है, तो एस मतलब यहाँ पे शेल नहीं है, एस मतलब है सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। आपने पढ़ा होगा सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में, ठीक है। और सेकेंड आ जाएगी हमारे पास बबल सॉर्ट और थर्ड आ जाएगी इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। तो ये तीनों ही सॉर्ट स्टेबल होती है, बाकी क्विक सॉर्ट जो होती है वो अनस्टेबल होती है, मर्ज सॉर्ट जो होती है वो अनस्टेबल होती है, शेल सॉर्ट अनस्टेबल होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर द फंक्शन पॉइंटर इन सी। तो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया है, इस टाइप से क्वेश्चन हमने पढ़ा है। इंट सब में दे रखा है, देखो कभी भी स्टार फंक्शन, स्टार इस टाइप से ऐसे मतलब पॉइंटर हमारे पास बाहर नहीं आता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा ना। इंट फंक्शन, और कभी भी फंक्शन के बाद तो बिल्कुल भी नहीं आता है ना, ऐसे नहीं, ऐसे इसको राइट करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। दोनों साइड बिल्कुल ही गलत हो गया। सिर्फ आप इसको लिख सकते हो ना, तो ब्रैकेट के अंदर आप पॉइंटर स्टार्टिंग में, ठीक है। सो दिस इज द राइट वे टू डिक्लेयर एनी पॉइंटर इन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अगेन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है यहाँ पर, मतलब कॉइन इज टॉस सक्सेसिवली 3 टाइम्स, ठीक है। यानी कि कॉइन को आप 3 टाइम्स वो करोगे तो कितना आएगा, आपको 8 मिलेगा, 8 फेवरेबल इवेंट्स बनेंगे। पी प्रोबेबिलिटी, ई इवेंट्स सैंपल स्पेस इज गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड और 2 टेल, कितने चाहिए, 1 हेड और 2 टेल, ठीक है। सॉरी, 1 हेड और 2 हेड्स, एक हेड या फिर 2 हेड आ सकता है, 2 हेड 2 हेड्स, ठीक है। व्हाट वेयर द नंबर n इज द नंबर ऑफ अकरेंस, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखो, सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालना, मैंने आपको बता दिया कि सैंपल स्पेस कितना होगा, 8 होगा, डेफिनेटली ट्रू है, ठीक है। सैंपल स्पेस 8 तो करेक्ट है, लेकिन ई जो इवेंट्स होंगे ना वो 4 नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि इवेंट्स तो इतने सारे हो सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको देखो, मैं आपको इसको डायरेक्टली बताती हूँ कैसे, कि जब आप इसको सॉल्व करोगे आपकी स्पेस, सैंपल स्पेस इतने बनेंगे, तो आपको आपकी जो कंडीशन है वो क्या कह रही है कि 1h और 2h चाहिए हमें। तो या तो 1h होने चाहिए या फिर 2h होने चाहिए। तो देखो, एक 3 नहीं होने चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये नहीं होगा, 1h हो या 2h हो, तो ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी, ठीक है। और ये नहीं है। तो हमारी कंडीशन कितनी बन रही है, इवेंट कितने, 1 2 3 4 5 और 6 बन रहे हैं, है ना। क्योंकि उसने कंडीशन में आपको बोला है ऑलरेडी, उसने कंडीशन में आपको बोला है कि आपको कितने चाहिए, 1h या फिर 2h, एग्जैक्टली या तो 1 होने चाहिए या फिर 2 होने चाहिए, ठीक है। 1 हेड और 2, ठीक है। सो इसीलिए इवेंट तो हमारे पास 6 आ रहा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। नाउ इवेंट 6 है तो बी वाली कंडीशन सही दे रखा है और सैंपल स्पेस 8 है, तो ये ट्रू हो जाएगा, मैंने आपको प्रूफ कर दिया है। नाउ पीई की बात करते हैं, यानी कि इवेंट्स कैसे निकालते हैं। तो इवेंट्स हमारे पास सी करेक्ट हो जाएगा, जस्ट बिकॉज, क्योंकि देखते हैं इसको नीचे, देखो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो आपका टोटल कितना आएगा, 6 और सैंपल स्पेस कितना आएगा, 8, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 3/4 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। जबकि इवेंट 1/2 नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही बात सच हो सकती है, ठीक है। तो ये इसमें ये चीज सही दे रखी थी, लेकिन ये गलत दे रखा था, इसमें ये और ये बिल्कुल सही दे रखा, इसमें ये सही दे रखा है लेकिन ये गलत दे रखा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 38, कंसीडर द ग्रामर, आपको गिवन है एस डिराइड ए डिराइड ये,
और बी डिराइव्ड आपको क्लियर है, ठीक है। तो हमको निकालना है इफ आई इज इक्वल टू I0 इज इक्वल टू क्लोजर देन हाउ मेनी आइटम्स इन द सेट ऑफ गो टू, ठीक है। तो हमको बताना है सबसे पहले, तो देखो मैं इसको डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बताती हूँ कि जब भी आप इसको सॉल्व करोगे गो टू सेट को, तो आपको एस ए और सी डॉट मिलेगा, आपको डॉट मिलेगा, ठीक है। फिर आप ए से आपको फंक्शन ऑलरेडी गिवन है ना। फिर आपको उसने ऐसे करके दे रखा था, आपको इसी के आगे आप आईडी दे रखा था, तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे, है ना, इसलिए हमने इसको नेक्स्ट स्टेप में डाल दिया। फिर आपको दे रखा था बी ए और फिर यहाँ पर आपको ए लिख के दे रखा था, तो इसने आपने क्या करा कि बी को भी अलग से आप डिफाइन कर दोगे। तो हम गो टू के स्टेटमेंट में हम यही करते हैं, है ना। तब आपको गो टू निकालने को बोलेंगे तो आप क्या करोगे, सिंपली कुछ नहीं करना है हमको, आपको ए दे रखा है, ठीक है। तो आपने ए और डॉट लिख दिया, फिर आपको ये ए दे रखा है, आप इसको अलग से डिफाइन कर दोगे, लाइक ए हम लिख देंगे और आप लिख दोगे आईडी, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड हो जाएगी। फिर आप इसको, आपने ये दे रखा है, आपको इसको हटाना है और आपको बी डिराइव्ड ए करना है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने क्लोजर हो जाएंगे यहाँ पर, 1 1 2 3 4 5, क्लियर है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 39। कंसिडर द रिलेशन स्कीमास आर, आपको 5 एलिमेंट्स की 6 एलिमेंट्स गिवन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड्स, आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, आपको कैंडिडेट की बतानी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करवाऊं, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले देख सकते हैं कि हमको यहाँ जेड कहीं नहीं दिया हुआ है फंक्शनल डिपेंडेंसी में, तो जेड तो डेफिनेटली आएगा, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, आगे इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको देखो क्या बोल रहा है, वाई जेड इज एन इंडिपेंडेंट की, जस्ट बिकॉज, क्योंकि वाई को भी आप कहीं से भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वाइट क्या है, सुपर की है ना। क्योंकि वाई अपने आप में, वाई राइट साइड में बिलोंग ही नहीं कर रही है, कहीं भी कर रही है क्या, नहीं कर रही है, ठीक है। जबकि यू को अगर आप कैंडिडेट की, यू को आप सुपर की बनाओगे, तो देखो ये यू सुपर की पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सभी राइट साइड में बिलोंग कर रही है एक्सेप्ट वाई, ठीक है। सो वाई यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी, वाई हमारी हो जाएगी सुपर की, और जो जेड है वो हमारी हो जाएगी, है ना, जेड जो है वो की हो जाएगी, क्योंकि आपको जेड नहीं मिलेगा, तो जेड तो आपको कंपलसरी लेना ही है। तो वाई और एक जेड ऐसा एलिमेंट है जो इन सब में कंपलसरी होना चाहिए। सो दिस इज वाई की, देखो यहाँ वाई जेड है, यहाँ वाई जेड है, लेकिन यहाँ पर वाई नहीं है, दिस इज वाई की गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इन द स्कीमास आर आपको गिवन है इफ इच फील्ड्स ऑफ आर कंटेन्स ओनली एटॉमिक वैल्यू, ठीक है। आर में हर एक वैल्यू जो है वो एटॉमिक होनी चाहिए। तो देखो यहीं से आंसर क्लियर हो गया है कि अगर वो एटॉमिक है सबसे पहले, तो वो 1NF में होगी, ठीक है। मतलब 1NF में तो कंपल्सरी होनी ही चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि 2NF में क्यों नहीं है, इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप इसका कैंडिडेट की फाइंड करोगे, तो हम कैंडिडेट की लेते हैं ए, ठीक है। ए को आप ए का क्लोजर निकाल के देखते हैं, तो ए से ए खुद आएगा, ठीक है। ए से बी सी आ जाएगा, ठीक है, बी सी आ गया, ठीक है। बी से आप क्या ले सकते हो, सी एफ एच, तो सी तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, एफ एच लिख लेते हैं, ठीक है। एफ एच के बाद हमने ले लिया, एफ से हम ई जी लिख देंगे, ई जी लिख देंगे, ठीक है। और सी एच से हम जी ऑलरेडी निकाल चुके थे, लेकिन एक चीज देखो, ठीक है, यहाँ पर हमारा ये चीज क्लियर है। तो हमारे सारे एलिमेंट्स आ गए क्या, ए बी सी डी नहीं आया है, तो हम डी को ले लेते हैं, हम डी ए डी का क्लोजर निकाल लेंगे, यानी कि ए डी हमारी कैंडिडेट की हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी डी नहीं है। तो डी ई एफ जी एच, है ना, बाकी सारे आ गए, तो ए बी सी, डी नहीं है, ई एफ जी और एच, सारे एलिमेंट आ गए, ठीक है। तो हमारी जो कैंडिडेट की बन जाएगी वो ए डी बन जाएगी। तो यहाँ पर कैंडिडेट की के टुकड़े नहीं होने चाहिए और कैंडिडेट की सिंगल है। लेकिन एक चीज देखो, चलो डी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ए जो है वो इधर भी बिलोंग कर रही है और राइट साइड भी बिलोंग कर रही है। तो मैंने आपको बताया था कि जब वो लेफ्ट साइड होती है तो इट्स ओके, लेकिन राइट साइड में वो नहीं होनी चाहिए, दैट्स वाई वो 2NF में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स की जगह ले रहा है ना ये ए, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एक्स एंड वाई बी द स्टेटमेंट एक्स लव्स वाई
where the domains of both x and y consist all peoples in the world user quantifiers to express the joy is loved by everyone. ठीक है, तो आपको x और y को डिफाइन करने के लिए बोल रखा है कि x और y, एल जो है एक्स और वाई बोल रहा है कि एक्स लव्स वाई। ठीक है, तो आपको बताना है कि जॉय इज लव्ड बाय एवरीवन। तो एवरीवन के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो सम तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर एक्स लव वाई बोला है ना, तो जॉय लव, तो आपको जो भी चीज बोली जाएगी वो पहले हम लिखेंगे ना, तो इसीलिए जॉय इज लव्ड बाय एवरीवन, तो एक्स है ना और बाय लिखा है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा इंग्लिश से स्टेटमेंट को सही करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो एक्स है वो क्या बोल रहा है, जॉय इसके लिए एक्स बता रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप जब इसको बाय के थ्रू कर रहे हो तो एवरीवन हमारे लिए एक्स कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए हम एक्स को जो एवरीवन के लिए एक्स लिखेंगे और जॉय के लिए वाई लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ग्रामर आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड जो है वो टर्मिनल्स दे रखे हैं, टी क्यू आर एस जो है वो नॉन टर्मिनल्स गिवन है। ठीक है, आपको नॉन टर्मिनल आर का फॉलो बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां पर हमको आर दिखेगा हम उसका फॉलो निकालेंगे। तो सबसे पहले मेरे को आर दिख रहा है यहाँ पर, तो आर किसको फॉलो कर रहा है, एस को, तो मैं एस का फर्स्ट निकाल लूंगी। ठीक है, तो एस का फर्स्ट क्या हो जाएगा, जेड, तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, जेड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट में बात करती हूँ, मेरे को आर दिख रहा है अगेन यहीं पर, तो अगेन ये इसको एस को फॉलो कर रहा है, पर जब तक आपको नॉन टर्मिनल नहीं मिलता आप इसको रुकोगे नहीं, तो फिर अगेन आप देखोगे तो एस किसको फॉलो कर रहा है, क्यू को, है ना। तो हम क्या करेंगे, क्यू का हम क्या करेंगे, हमारे पास जेड आ गया था, हम क्या करेंगे, एस किसको फॉलो कर रहा है, क्यू को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्यू का फॉलो निकालेंगे, तो क्यू किसको फॉलो कर रहा है, एक्स को। ठीक है, सो दैट्स वाई किसका आगे आंसर आ जाएगा एक्स, बस दैट्स इट, यहाँ पर हो गया। अगर वो हमसे एस का पूछता, आर का क्यू का पूछता तो फिर हम आगे देखते, बाकी हमसे सिर्फ दो का पूछा था, इसीलिए हमने क्यू का क्यों निकाला, क्योंकि एस क्यू को फॉलो कर रहा है और आर एस को फॉलो कर रहा है, एस क्यू को फॉलो कर रहा है, तो इनडायरेक्टली आर भी क्यू को फॉलो करेगा। ठीक है, और क्यू यहाँ पर एक्स को फॉलो कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, we consider the following statement regarding the combinational and sequential circuit। तो सबसे पहले ए आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट डिपेंड ऑन द ओनली करंट स्टेटमेंट, बिल्कुल ट्रू है। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का जो आउटपुट होता है वो सिर्फ इनपुट पर डिपेंड करता है। ठीक है, और सेकंड क्या दे रखा है, आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट डिपेंड ऑन द बोथ करंट एंड, नहीं ये सिक्वेंशियल का एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, आउटपुट ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट डिपेंड्स ऑन द करंट इनपुट। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सिर्फ करंट पे बेस्ड नहीं होता है। ठीक है, वो दोनों पे भी बेस्ड होता है, करंट पे भी और प्रीवियस पे भी। आउटपुट ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट डिपेंड ऑन द बोथ इनपुट एंड प्रीवियस, तो दोनों स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिए, पहला जो है और डी वाला। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशनल की करेक्ट डेफिनेशन है कि ये करंट पे बेस्ड होता है और सिक्वेंशियल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको 5 स्टेज ऑफ पाइपलाइनिंग विथ फॉलोइंग फेच डिकोड एग्जीक्यूट मेमोरी और राइट बैक, है ना, 5 स्टेज आपको गिवन है। आपको ईच स्टेज टेक 1 क्लॉक साइकिल। ठीक है, हर एक स्टेट 1 क्लॉक साइकिल लेती है। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 1 क्लॉक साइकिल। देयर आर नो पाइपलाइन टेल्स द पाइपलाइन इज इनिशियली एम्प्टी, यहाँ पर स्टार्टिंग में कोई पाइपलाइंस नहीं है, स्टार्टिंग में वो एम्प्टी है। हाउ मेनी क्लॉक यूजिंग रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एग्जीक्यूशन 10 इंस्ट्रक्शंस, तो 10 इंस्ट्रक्शंस यूज करने के लिए वो कितने साइकिल यूज करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास कितने स्टेजेस थे, 5 स्टेजेस थे। ठीक है, टोटल यहाँ पर कितने हैं, 10 इंस्ट्रक्शंस यूज करेगा डेफिनेटली। अब यहाँ पर मैं 5 और प्लस 10 इंस्ट्रक्शंस कर सकती हूँ, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखो, तो यहाँ पे टोटल अभी तो कितना हो गया, मैं 15 कर देती हूँ, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखो कि यहाँ पे हर एक क्लॉक साइकिल यूज कर रहा है 1, तो यहाँ पे हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, सो दैट्स वाई इसका आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बस आपको सिंपली इसे निकालना है इसको। In IPv addressing, a block address can be defined this in which XYZ define one address of n/n define the mask. ठीक है, yes, this is the definition of classless addressing. The first address in the block can be found setting the rightmost 32 n to 0 bits. Yes, this is also true. Address of C is used for multicast, नहीं, E हम
क्लास सी या डी और ई के लिए मल्टीकास्टिंग का यूज करते हैं। द डी क्या दे रखा है, देयर इज द 5 क्लासेस इन IPv4, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये वाला स्टेटमेंट गलत है। सुपरनेटिंग कंबाइन द सेवरल नेटवर्क इनटू वन लार्ज सिंगल, है ना, तो एक छोटे छोटे नेटवर्क्स को हम बड़े से लार्ज नेटवर्क्स में कंबाइन करेंगे तो वो हमारा सुपरनेटिंग का एग्जाम्पल होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द IPv एड्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, कंसिडर द CSMA CD नेटवर्क ट्रांसमिटेड डेटा 100 Mbps in 1 kilometer cables with no repeater, है ना। If the minimum frame size required in the network is 1250 bytes, what is the speed of signals? तो आपको इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको आपको सॉल्यूशन बता देती हूँ। हमको बैंडविड्थ गिवन है 100 Mbps, डिस्टेंस गिवन है 1 किलोमीटर, फ्रेम लेंथ आपको गिवन है। तो यहाँ पर हमने पहले भी ट्रांसमिशन डिले और प्रोपगेशन डिले निकाला है, तो ट्रांसमिशन डिले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्रेम लेंथ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, और प्रोपगेशन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ टाइम। मैंने ऑलरेडी ये आपको दोनों फॉर्मूले बताए हैं। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, इन दोनों को हमको इक्वल रखना है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2000, ठीक है, सॉरी 20,000। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 47, व्हाट इज द SQL प्राइमरी यूज्ड फॉर कंटेक्स्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। तो आप क्या करोगे, हम इसलिए किस लिए करते हैं SQL क्वेरीज का यूज रिलेशनल डेटाबेस में, तो टू क्रिएट द एंड मैनिपुलेट द डेटाबेस। आप उसको डेटाबेस को क्रिएट और मैनिपुलेट करने के लिए इसका यूज करते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Given project that use the COCOMO model with an estimated efforts 2000 person month and productivity rate is 5% month per KLOC, what is the estimated size of, आपको साइज निकालना है, तो मैंने आपको सिंपली बताया है कैसे निकालते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली 2000 डिवाइडेड बाय पर्सन ऑफ मंथ, कितना हो जाएगा, आपको गिवन है 5। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपको 400। ठीक है, सो सिंपली आपको बस डिवाइड करना होता है। लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इज द सेल्फ बैलेंसिंग ट्री बाइनरी सर्च ट्री वेयर द पाथ ऑफ फ्रॉम रूट नोड से फर्दर लीस्ट नोड तक नो मोर देन ट्वाइस एज ए लॉन्ग द पाथ फ्रॉम द रूट टू नियरेस्ट लीफ। तो रेड ब्लैक ट्री की डेफिनेशन है, रेड ब्लैक ट्री जो होती है वो सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होती है, जहां पर हम क्या करते हैं, पाथ जो है वो रूट नोड से आगे फर्दर लीफ नोड तक जाती है, बट वो नो मोर देन ट्वाइस, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रेड ब्लैक ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज लास्ट क्वेश्चन। आपको बताना है अगाइल प्रोसेसेस के बारे में, करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं अगाइल प्रोसेस में, प्लानिंग फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा है। सेकेंड आप क्या करोगे, डिजाइनिंग करोगे, है ना। थर्ड आप क्या करोगे, डेवलपमेंट करोगे उसका। फोर्थ आप टेस्टिंग करोगे, और फिफ्थ आप उसको रिलीज कर दोगे। ठीक है, सो रिलीजिंग सबसे आखिरी प्रोसेस से अगर आपको ये भी पता है तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चंस। थैंक यू।